हैं राष्ट्रीय पंचायत न्यूज। व्यवस्था क्या नहीं कि सरकार की तरफ से 30 रुपए प्रति गौवंश का जो एक बहुत बड़ा योगदान दिया जा रहा है, वो योगदान में वो जो 30 रुपए का जो चारा है वो उनके गलग में अटक जाता, पेट भरता ही नहीं। घर में दूध लगातार चाहिए 5-10 साल, जब तक वो जिएगा जब तक दूध पिएगा दूध पिएगा। लेकिन दूध पीने के लिए जो हर बार उसके घर में एक वंश के रूप में कोई गाय या बछिया आ रही है, हर साल आ रही है, उसको रखने की उसमें क्षमता नहीं है। उसके घर ये उठता है कि जब उस पर प्रतिबंध लगाया गया तो गौवंश का जो वंशावली है उसको कैसे रोका जाए। ये नमस्कार, जय हिंद, स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत में। साथियों, इस समय उत्तर प्रदेश में गौवंश, खासकर छुट्टा गौवंश को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है और ये इतनी बड़ी समस्या है कि पिछला जो उत्तर प्रदेश में चुनाव है, विधानसभा चुनाव 2022 में जो अभी बीता है, मार्च अप्रैल में जो हुआ था, उस चुनाव में ये छुट्टा गौवंश का मुद्दा भी बहुत मुख्य रूप से छाया रहा और वास्तव में समस्या है भी, क्योंकि छुट्टा गौवंश इतना बड़ी संख्या में हो चुका है, जंगलों में घूम रहा है, भटक रहा है कि किसानों की फसलें बर्बाद हो रही है। रात भर जागकर किसानों को अपने खेतों की रखवाली करनी पड़ रही है। अपने जो खेत हैं उनकी फसल, जो उनमें खेती होती है, जो फसल होती है, उसको छुट्टा गौवंश इतना खाते नहीं है जितना नष्ट कर देते हैं। बात अगर चारे की आई कि चारा तो इतना पेट नहीं भरेंगे, इतने फसल चारे मतलब चारा खाने में या पेट भरने में इतना नहीं नुकसान होता है जितना वो पैरों से रौंद दिया जाता है। और उसकी वजह एक ये भी कि गौवंश इतनी भर मात्रा में जंगलों में घूम रहा है कि आपस में जब उनमें हिंसा की बात आती है, वो टकराव होता है, आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो बहुत एक उधम सा काटते हैं, उत्पात सा मचाते हैं। और जहाँ ये इस तरह की उनमें हिंसा होती है, घटना होती है, वहाँ तो पूरी फसल बिल्कुल तहस नहस कर दी जाती है। किसान की मेहनत की कमाई, कई महीने की जो वो फसलों को सींचता है, जुताई बुआई, बीज पर, गुड़ाई पर, सिंचाई पर अपना पैसा लगाता है, वो सब उनका तबाह हो जाता है, बेकार होता है। और इसीलिए पूरे जनपद बिजनौर ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में छुट्टा गौवंश की समस्या इतनी विकट हो चुकी है कि सरकार को भी इस पर बहुत बड़ा संज्ञान लेना पड़ रहा है। हालांकि पिछले योजना में या पिछले कार्यकाल में ही गौवंश पे को संरक्षित करने पर शहरों में, नगर पालिकाओं में या नगर पंचायतों में गौशाला बनाई गई थी, लेकिन वो अपर्याप्त साबित हुई। वो मुद्दा शहरों का था। जब भाजपा की सरकार आई योगी के नेतृत्व में 2017 में, तो गौवंश की कटान पर, गौ हत्या पर प्रतिबंध लगने के बाद ये गौवंश की मात्रा इतनी बड़ी तादाद में आज की डेट में हो चुकी है। मतलब 5 साल में वही गौवंश जिस पर कटान पर प्रतिबंध भाजपा सरकार ने लगाया था, उसी प्रतिबंध लगने के बाद जब गौवंश 5 साल में गौवंश इतना छुट्टा हो गया, वो जंगलों में इतनी बड़ी संख्या में आ गया, क्योंकि जितने भी जो किसान या जो पशुपालक होते थे जिनके काम का वो गौवंश नहीं होता था, प्रतिबंध लगने से पहले, कानून बनने से पहले, गौवंश की हत्या या कटान पर रोक लगने से पहले वो ऐसे लोगों को बेच दिया करते थे जो उसकी हत्या करके या कटान करके उसका जो बॉडी पार्ट्स होते या बॉडी को जो आहार के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं। मतलब वो भोजन की थाली, उस समय अनुपयोगी गौवंश तब थालियों में परोसा जाता था। ये सब बहुत ही, हालांकि ये चीज़ गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। जीव की हत्या करके उसका आहार नहीं करना चाहिए वह। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब उस पर प्रतिबंध लगाया गया तो गौवंश का जो वंशावली है उसको कैसे रोका जाए। ये इस पे सबसे बड़ा गंभीर चिंतन और मनन इस पर होना चाहिए था कि अगर हम यहाँ प्रतिबंध लगा रहे हैं, अनुपयोगी पशु तो लगातार बढ़ता जाएगा। अगर हम किसी गाय को पाल रहे हैं तो हमें उसका हर साल दूध चाहिए, और हर साल दूध चाहिए उस गाय से, तो हमें हर साल उसका कोई ना कोई उस गाय के जरिए हमें प्राप्त होता रहेगा एक वंश के रूप में। इस बार बछड़ा हो, अगली बार बछिया हो, या कई बार ये भी होता है कि बछिया को हम पाल लेते हैं कि अगली बार वो गाय बन जाती है, उसको बेच देते हैं या अपने घर में इस्तेमाल कर लेते हैं दूध के लिए। लेकिन बछड़ों की जो समस्या है वो सबसे बड़ी विकट है। बछड़ों का क्या है कि वो बड़े होकर बैल बनते हैं या सांड बनते हैं, और वो किसी उनके काम के होते नहीं, बेच वो सकते नहीं, क्योंकि सरकार ने ऐसा नियम बना दिया, प्रतिबंध लगा दिया। कहीं कटान उनका हो नहीं सकता, उनका कटान पहले जैसे होता था। तो इसलिए अब वो क्या करते हैं, उन जो जितने भी नंदी होते हैं उनको भी बाहर निकाल देते हैं। और नंदी के साथ साथ अगर किसी व्यक्ति के घर में गाय पालने के एक ही जगह या 2 गाय पालने की जगह है, लेकिन उसके घर में दूध लगातार चाहिए 5-10 साल, जब तक वो जिएगा जब तक दूध पिएगा
जिएगा, दूध पिएगा, लेकिन दूध पीने के लिए जो हर बार उसके घर में एक वंश के रूप में कोई गाय या बछिया आ रही है, हर साल आ रही है, उसको रखने की उसमें क्षमता नहीं है, उसके घर में जगह नहीं है, उसके पास उतना चारे की व्यवस्था नहीं है, ना वो किसान है या मजदूर है। किसान है तो वो रखना नहीं चाहता, और मजदूर है तो उसके पास चारे की ना व्यवस्था है ना ज़मीन। तो ऐसी कंडीशन में क्या होते हैं, नंदी, या जिसे क्या हम सीधे भाषा में बात कर रहे हैं कि बछड़े जो होते हैं उनको भी निकाल दिया जाता है, छुट्टा कर दिया जाता है, और जो बछिया होती है उनको भी छुट्टा कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि गाय तो एक ही या दो ही पाल सकते हैं, जो हर साल आ रही है उन्हें कहाँ पाल लेंगे, कहाँ बांध लेंगे। तो ये समस्या किसानों के सामने आई, और आज उसी का परिणाम हुआ कि जैसे जैसे वो सब लोग छुट्टा करते गए, चाहे वो किसान है या मजदूर है, कोई भी है जो गाय पाल रहा है या जिसके पास गाय का दूध पी रहा है या नहीं पी रहा है, वो सब छुट्टा करते जा रहे हैं। और आज उसी का परिणाम है कि जिन लोगों ने अपने घरों से गौवंश को निकाला है, आज वही गौवंश उनके लिए सिरदर्द बन गया। उनके खेतों में जाके उनकी फसलों को रौंद रहा। इतना गौवंश खाने के लिए पेट नहीं भरता, उनकी फसलों को इतना नुकसान नहीं करता खाने में, जितना कि अपने पैरों से रौंदने में नष्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि गौवंश जगह जगह हो चुका है। एक खेत में 4-4, 10-10, 15-15, 20-20 गौवंश की डार घूम रही है। डार मतलब झुंड घूमता है, और ऐसे झुंडों में हिंसा की भी बहुत चीज़ें होती हैं, वर्चस्व की लड़ाई होती है। सांड या नंदी आपस में भिड़ते हैं किसी भी मुद्दे को लेकर, खाने पीने को लेकर या किसी और भी चीज़ों के लेकर, और जब वो भिड़ते हैं उत्पाद होता है। जहाँ भी ये उत्पाद होता है, जहाँ भी ये कांड होता है गौवंश का, वहीं जो भी किसान की जो भी फसल होगी, चाहे वो गन्ना हो, चाहे गेहूँ हो, चाहे धान हो, चाहे बरसीम हो, चाहे और भी कुछ बरसीम हो, वो पूरा चौपट हो जाता है। पूरा वहाँ पे एक उत्पाद होने से वो सारी फसल नष्ट हो जाती है। और इसी बात को लेकर ये मुद्दा इतना हाईलाइट हुआ, किसान इतने विरोध में आए भाजपा सरकार के कि ये इस गौवंश पे सरकार को बहुत बड़ा एक डिसीजन लेना पड़ा है कि अब हम अगली बार जब सरकार बनाएंगे तो हम ग्राम पंचायतों में भी गौवंश का संरक्षण करने के लिए गौशाला बनाएंगे। अब बात आती है ग्राम पंचायतों में गौशाला बनाने की। पहली बात तो ये जो नगर पालिका या नगर पंचायत में या नगर महानगरों में जितनी भी गौवंश को संरक्षित करने के लिए गौशाला बनी हुई, कुछ गिनी चुनी गाय की, हम सबको नहीं कह रहे हैं, लेकिन मुश्किल से 5% गौशाला ऐसी होगी जहाँ पर व्यवस्था ढंग की है। और वो गौशाला भी ऐसी है जहाँ पर मुख्यालय, जहाँ अधिकारियों की नज़र रहती है, या गौशाला का जो केयर टेकर हैं, जो स्थानीय लोकल बॉडी है जो उसकी देखभाल कर रही है, जो उस गौशाला को संचालित कर रही है, उनको डर या भय रहता है कि कोई अधिकारी आ जाएगा, कभी भी निरीक्षण करने लगा तो गर्दन ना नप जाए, हम लोग फंस ना जाए, मारे ना जाए, इसलिए उनका ध्यान रखना उनकी मजबूरी है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जो ग्राम पंचायतों में जो गौशाला बनाई जा रही है, उनका तो एक तरह से कह लीजिए कि वो राम भरोसे हैं। राम भरोसे हैं वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था क्या नहीं कि सरकार की तरफ से 30 रुपये प्रति गौवंश का जो एक बहुत बड़ा योगदान दिया जा रहा है, वो योगदान में वो जो 30 रुपये का जो चारा है वो उनके गलग में अटक जाता है, पेट भरता ही नहीं उसमें। पहली बात तो ये कि 30 रुपये में आता क्या वो बता देते हैं। 1500 रुपये कुंटल जो है वो भूसा है, और 1 किलो भूसा कितने का हुआ? सीधा 1500 रुपये का। 15 रुपये का सरकार कितना दे रही है? 30 रुपये। मतलब 30 रुपये में कितना आया? 2 किलो भूसा। अब 2 किलो भूसे में किसी गौवंश का पेट भर सकता है क्या? ये आप अंदाज़ा लगा दिए। वो बात अलग है, कोई दूध पीता हुआ अपनी गाय का, अपनी माँ का दूध पी रहा कोई बछड़ा, तो शायद उसके लिए तो 2 किलो भूसा काफ़ी होगा। लेकिन अगर कोई जवान गौवंश है, और अधिकतर जवानी गौवंश है जो जंगलों में घूम रहा है, छोटा मोटा तो लोग वैसे भी नहीं निकालते, थोड़ा दया करके या रहम करके, या उनको थोड़ा लालच होता है क्योंकि छोटे को निकाल दिया तो उसकी जो माँ है जिसका वो दूध पी रहे हैं गाय का, वो दूध ही नहीं देगी उनको बिना उसके अपने बच्चे के जरिए। तो बच्चे के जरिए वो लालच होता है कि बछड़े के जरिए लोग गाय को का दूध निकालते हैं। तो इसलिए छोटे बच्चों को, गौवंश को तो वो नहीं छोड़ते। लेकिन जब वो दूध का एक पौध खत्म, एक ब्यात खत्म हो, ब्यात बोलते हैं, साल भर जब दूध देती है तो उसे एक ब्यात बोलते हैं गांव की भाषा में। जब वो ब्यात पूरा हो जाता है उस बछड़े को तो विदा कर दिया जाता है। अब दूसरा गौवंश आने वाला होता है, उस बीच में दूसरा गौवंश आएगा, फिर वो विदा हो जाएगा। फिर तो इस तरह से किसान क्या है भैया, पशुपालक क्या है कि अपना दूध पीने के लिए जो उसका गौवंश का जो वंशावली तैयार हो रही है, वो वंशावली सारी खेतों में जा रही है। खेतों में लावारिस छोड़ी जा रही है, छुट्टा छोड़ी जा रही है, और वो या तो खेत में जा रही है, सड़क पे भटक रही है। और सड़क पे भटकने के कारण या तो उससे लोग मर रहे हैं एक्सीडेंट होकर, राहगीर, या फिर वो बड़े वाहन हैं तो फिर गौवंश मर रहा है।
सड़क, कई खेत भी ऐसे हैं, किसानों ने अपने खेतों के बचाव के लिए कटीले तार, कांटों वाले तार लगा रखे हैं लोहे के, और उसमें गौवंश जाते हैं और फंस जाते हैं, उनको पता नहीं होता, वहाँ फंस जाते हैं, घायल हो जाते हैं, और इतने घायल हो जाते हैं उनको दवा मिलती नहीं, पशु चिकित्सक कोई देख नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पहली बात तो मतलब नहीं, मतलब कोई फ़ोन कर देगा तो वहाँ जाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ से कुछ मिलने वाला है नहीं है। तो इस तरह से इन पशुओं का, इन जो गौवंश हम कहते हैं, इस गौवंश का दुर्दशा हो रही है जगह जगह। वजह क्या है? वजह यही है कि किसान उसको निकाल दे रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, वही छोड़ रहे हैं। तौर से एक दिन और गए थे खुड़ाहेड़ी, ये शायद मोहम्मदपुर देमल का एक गांव है और चंदक के पास, चंदक रोड पर ही पड़ता है। तो खुड़ाहेड़ी में एक रोड किनारे ये गौशाला है, वहाँ पे देखा था तो वहाँ भी कोई ऐसी खास व्यवस्था नहीं थी। खुले में, सर्दी में, गर्मी में, ऐसी अगर आंधी आ रहा, तूफान आ रहा, बारिश आ रहा तो उन्हें वो उसका सब झेलना पड़ता है। हालांकि अब थोड़ा सा वहाँ सुधार हुआ है, लेकिन आज जब हमने देखा कि इतना सर्दी का मौसम चल रहा, आज की हम बात करें तो आज 28 दिसंबर 2022 है और बुधवार का दिन है। आज हमारी टीम जब एक गौशाला के लिए गई कि देख के आते हैं कि किसी गौशाला का नज़ारा क्या है, तो हमने जब हम लोग पहुँचे हैं, हमारी टीम पहुँची, तो वहाँ आप ये देखिएगा, पहला जो टीन सेट पड़ा था वो 2019-20 में पड़ा, छोटा सा टीन सेट, लेकिन उसमें 1-2 साल तक कोई गौवंश पड़ा ही नहीं वहाँ, कोई एक बच्चा, नाम गौ का कोई बच्चा तक नहीं पड़ा। जैसा कि वर्तमान प्रधान बता रहे हैं कि 2019-20 में एक टीन सेट पड़ा था, लेकिन वो चालू नहीं हुआ, वो फर्स्ट टीन सेट पड़ा था, उसका कोई उपयोग नहीं हुआ 1 साल तक। चुनाव हुआ 2021 में, दूसरे प्रधान आए, वहाँ के प्रधान हैं अब अनिल कुमार से जब बात हुई इस विषय में, बोले कि जी ये दूसरा टीन जो पड़ा है, टीन सेट, ये अभी बना है, शायद 2022 की मार्च-अप्रैल, उन्होंने बताया कि 2000 मार्च-अप्रैल में बना है। अभी भी वहाँ पे निर्माण कार्य चल रहा है। निर्माण कार्य, पहली बात तो यही प्रोजेक्ट कोई तैयार नहीं होता कि कितना बड़ा एरिया है, कितने पशुओं को रखना है, कितना प्रोजेक्ट लगाना है, पैसा इकट्ठा आता है नहीं है। कभी थोड़ा सा काम हो गया, कभी थोड़ा सा फिर हो गया, फिर थोड़ा सा हो गया, और उस चक्कर में ना तो कोई पूरी व्यवस्था बन पा रही है, ना कुछ प्लानिंग बन पा रही है। उसका परिणाम ये है कि जहाँ पर वो क्षमता है, डिवाइडेशन वहाँ कोई नहीं है। जितने गौवंश है वो ज़्यादातर छुट्टा घूम रहे हैं, मतलब गौशाला की जो बाउंड्री है जहाँ पे चूर बनी हुई है चारा चरने के लिए उनके, तो वहाँ पे एक खुला सा मैदान बना हुआ है। हालांकि पत्ती वहाँ पर बची हुई, ठंड से बचाव के लिए बिछा हुआ है, लेकिन वो भी खुले में है। टीन शेड में भी पत्ती बची हुई है चूर के नीचे, लेकिन पूरा गौवंश उस खुले में है, मतलब उस टीन के नीचे नहीं है। अधिकतर गौवंश को खुले में भी रहना। ये जो आप गौवंश सब आपको दिखाने वाले हैं, ये जो आप बराबर में आप देख रहे हैं वीडियो, ये वीडियो वहीं की है। अब ये बुडगरी की वीडियो है, और बुडगरी की वीडियो, इसमें बुडगरी की गौशाला का ये आप जो दृश्य देख रहे हैं, ये गौशाला बुडगरी का है। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ किस तरह का नज़ारा है, क्या स्थिति है यहाँ पर। और मज़े की बात यह है कि यहाँ पर मुश्किल से 50 या 60 गौवंश रखने की क्षमता है, और आज की डेट में अगर देखा जाए तो वहाँ पर लगभग 125 गौवंश वहाँ पर भरा हुआ है। बंधा हुआ नहीं है, भरा हुआ है। 2-4 पशु ही वहाँ पर बंधे हुए होंगे, नहीं तो ज़्यादातर खुला है, वहाँ भरे हुए हैं, आपस में झगड़ रहे हैं, हिंसा पर उतरे हुए हैं। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो नंदी वहाँ पर हैं उनका बंधियाकरण नाम की कोई चीज़ नहीं की गई, और बंधियाकरण ना होने की वजह से वहाँ की जो फीमेल गौवंश है वो बुरी तरह परेशान है। नंदी बहुत परेशान कर रहे हैं वहाँ पे। व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ी हुई है, अव्यवस्थित माहौल हो गया, हिंसा का नौबत आ रही, हिंसा हो रही है वहाँ पर नंदियों में, झगड़ा हो रहे, इधर उधर उत्पात मचाना। पूरे मैदान में उसका जो बाउंड्री है वो पूरे में गौवंश उसमें उत्पात मचा रहा है। बात करें अब चारे की या कुपोषण की अगर बात करें तो 30 रुपये में पहली बात तो पेट भरने का नहीं। जैसे अभी आपको बताया कि 30 रुपये में सिर्फ 2 किलो भूसा आता है, क्योंकि 1500 रुपये कुंटल भूसा है। अब उनका जो अगोला है, प्रधान जी से भी इस बारे में बात हुई, वहाँ के अनिल कुमार जी से, उन्होंने भी इसी बात का रोना रहा कि ये गौशाला बनाने के बाद हम तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गए हैं। सुनिएगा, बाद में आज वीडियो के बाद में आपको उनका वर्जन भी सुनाएंगे कि उन्होंने कहा क्या। ये खट्टा मीठा उनका अनुभव है, बड़ी मज़ेदार बातें उनकी लगी, मज़ेदार भी लगी, अफसोसजनक बात भी लगी, और एक बहुत ही चिंताजनक बात भी लगी कि वास्तव में अगर हम गौशाला बना रहे हैं तो उसकी पर्याप्त व्यवस्था क्यों नहीं हो पा रही। और जितना भी प्रोजेक्ट में पैसा लगता है, चाहे वो मनरेगा का पैसा लगे या किसी भी निधि का उसमें गौशाला में लगे,
उस पैसे का अगर पूरा सदुपयोग हो जाए तो शायद उससे कुछ सुधार हो जाए, लेकिन उसमें भी नज़र होती है अधिकारियों की, कुछ ना कुछ कमीशन जरूर मिल जाए। फिर उसको पूरा डेवलपमेंट पर ध्यान उतना नहीं होता, बस प्रोजेक्ट कोई आए उसका पैसा स्वीकृत हो जाए, और पैसा उस प्रोजेक्ट पे काम कराने के लिए जो भी कार्यदायी संस्था होगी, जो भी ठेकेदार होगा, उससे बोल दिया जाता है कि इतना % हमारा है, बाकी तुम देख लो जैसे करना है। फिर और इसी समस्या की वजह से, इन्हीं कारणों की वजह से घटिया सामग्री लगती है, घटिया निर्माण कार्य होते हैं, और वो जो प्लान होते हैं, वो जो प्रोजेक्ट होते हैं, वो पूरी तरह से ठीक से नहीं बन पाते, उनमें गुणवत्ता नहीं होती है, पूरे नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि ठेकेदार के पास भी उतना पैसा नहीं होता कि जितना पैसा उनको मिला है उसमें वो पूरा काम कर पाए, क्योंकि लगभग 40% पैसा उस प्रोजेक्ट का ऐसे ही बट जाता है रिश्वतखोरी में, या कमीशन खोरी कह सकते हैं उसे सीधा सीधा। 40 से 50% का, 10% का नंबर 1 का ठेकेदार का पैसा होता है, मेहनत का या उसका मार्जिन कह लो। बचता कितना? लगभग 40%। 40% 100 रुपये में अगर 40 रुपये का काम हो रहा है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो काम 100 रुपये के आवंटित हुए जिस काम के लिए, उस काम को अगर 40 रुपये में होगा तो उसमें कितना बढ़िया उसमें गुणवत्ता लाई जा सकती है। तो ये तो है हमारे अधिकारियों की कार्यशैली का सवाल। अब बात आती है वहाँ के नज़ारे की। वहाँ का जो स्थिति ये है कि 60 पशु मैक्सिमम रख सकते हैं, जहाँ जितना वो स्थिति है आज मौके के हिसाब से, लेकिन वहाँ भरे हुए कितने? लगभग 125। कई गाय बीमार हैं, अभी आप देखेंगे इस कोने में आपको दिखाएंगे, जूम करके भी दिखाएंगे वहाँ पे, और शायद जब कैमरा दिखाएंगे उधर एक गोवंश ऐसा है कि जो नीचे बिछावन बिछी है, इसे गन्ने की पत्ती बोलते हैं। गन्ने की पत्ती पूरा बिछावन बिछा हुआ है, और उस बिछावन में वो गोवंश पूरी तरह छिप गया। क्यों? क्योंकि वो बेसुध पड़ा है, बीमार पड़ा है, और कभी कभी जब उसमें थोड़ा बहुत दम आता है वो छटपटाता है। हमें भी नहीं दिखा था वो गोवंश पत्ती में इस तरह से छिपा हुआ था, लेकिन जब वो पत्ती हटी वहाँ से, तो तब देखा अरे हाँ यहाँ तो गोवंश पड़ा है, और उसकी हालत इतनी है कि उसको वो अपनी गर्दन सीधी करके बैठ भी नहीं सकता, बस एक सपाट होके पड़ा हुआ, उसके पैर ऐसे पड़े हुए हैं, और वो जोर लगा रहा कि मैं बैठ जाऊं, वो बैठ भी नहीं पा रहा, चलना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन उसके बराबर में फिर एक बाहर मतलब ग्राउंड में बाउंड्री के अंदर ही एक गाय माता एक ऐसी खड़ी हुई है कि उसके पैर में बहुत मोटा फोड़ा सा निकला हुआ है, लेकिन उसको भी शायद वो भी ट्रीटमेंट नहीं मिला होगा, वो भी ऐसी परेशान है। मक्खियाँ उस पर लग रही हैं, कुत्ते भी परेशान कर रहे थे उसको। और उधर अगर देखे जाए तो वहाँ पर जो गोवंश पत्ती में ढका हुआ है वो छटपटा रहा है, उस पर भी चीलर कौवों की नज़र थी। कभी कभी कौवे आके परेशान कर रहे थे, और कभी कभी कोई और जैसे दूर बाज या चील आती वो भी उस पर नज़र रखे हुए थे कि कब मौका मिले और इसका कुछ, इस गोवंश का कुछ नोच के ले जाएं, उड़ जाए खा के। तो ये तो उनकी, लेकिन ये दुर्दशा ये इसलिए हो रही है क्योंकि वहाँ पर जो गोवंश है वो कुपोषण का शिकार हो रहा है। कुपोषण का शिकार क्यों हो रहा है? क्योंकि 30 रुपये में उनका पेट नहीं भर रहा। प्रधान जी से इस विषय में फ़ोन पर बात हुई तो वो आपको सुनिएगा कि क्या बात हुई, लेकिन उनका यही कहना, यही रोना है कि 30 रुपये में पेट नहीं भर सकता किसी भी गोवंश का। और 30 रुपये में पेट अगर किसी भी तरह से भर भी लें, किसी से कुछ भी कर लें, तो वो 30 रुपया 30 दिन बाद आता है। मतलब पहले उसको उधार लेके खिलाओ गोवंश को, अगर 125 गोवंश है तो 125 को आप 30 से गुणा करो। ये तो नॉर्मल चीज़ है बजट के हिसाब से, सरकारी आंकड़े के हिसाब से। अगर वैसे देखा जाए तो कम से कम 60 रुपये खर्च होता है, और 60 तो बहुत मिनिमम खुराक है। अगर किसी गोवंश को पूरा सुरक्षित रखना है, पूरी तरह से पोषित रखना है, तो कम से कम 75 रुपये चाहिए गोवंश के लिए। एक अगोला उसे चाहिए पूरे दिन में। अगोला मतलब जो एक गन्ने के ऊपर का जो चारा होता है, अगोला। गन्ना चल रहा है तो अगोला चाहिए। अगोला की अगर बात करें तो 35 से 40 रुपये का अगोला मिलता है। कम से कम उसे 15 किलो भूसा चाहिए, 10 या 15 किलो। तो कम से कम 20 या 25 किलो की उसकी खुराक है अगर पशु की, और उसको पैसा मिल रहा कुल 30 रुपये उसके नाम से, तो 30 रुपये में तो 2 किलो भूसा ही आ रहा। अगोले की व्यवस्था कहाँ से होगी या बरसीम की व्यवस्था कहाँ से होगी? तो इसलिए जब सिर्फ भूसा खाएगा और भूसा भी पूरा मिल नहीं पाएगा, तो पशु जो गौवंश है, भले ही आपने जंगलों से पकड़ के वहाँ ठूस दी हो, गौशाला की पूरी व्यवस्था हो या ना हो, लेकिन बाउंड्री बनाए वहाँ पे ठूस दिए ले जाके बुडगरी में,
उनके लिए अगर आप चारा नहीं देंगे तो जैसे ये जो आप पिक्चर में देख रहे हैं, इसमें वीडियो में देख रहे हैं, ये बीमार होके छटपटा के मर रहा है, ऐसी गौवंश दम तोड़ता रहेगा। तो अगर इनको संरक्षित करता है, ये वीडियो इसलिए बनाई जा रही है ताकि शासन की, प्रशासन की इन चीज़ों पर नज़र जाए, व्यवहारिक तौर पे देखा जाए कि इस गौवंश को संरक्षित कैसे किया जा सकता है। सिर्फ यही नहीं कि प्रतिबंध लगा दिया तो किसानों ने बेचना शुरू कर दिया और दूसरे लोगों ने उसे काटना बंद कर दिया और वो समस्या खड़ी हो गई जंगल में जाके। जंगल में किसान परेशान हुए, किसान ने हाय तौबा करी और प्रशासन ने शासन ने फिर उन्हें पकड़ के एक गौशाला में भर दिया कि यहाँ पर आ रखना। लेकिन गौशाला से प्रतिबंध लगाने से या जंगल से पकड़ के लाके गौशाला में छोड़ देने से इस गौवंश का भला होने वाला बिल्कुल नहीं है। अगर गौवंश का भला वास्तव में होना ही है तो सरकार को कम से कम गौवंश की अहमियत समझनी पड़ेगी। गौवंश की अहमियत जब सब जानते हैं कि गौमूत्र में ये ताकत है, गोबर में ये ताकत है, तो गौमूत्र गोबर की ताकत को पहचान कर, उनकी महत्ता को पहचान कर उनका इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा, उनसे ऐसे प्रोडक्ट क्यों नहीं बनाए जा रहे हैं। इतनी जो संस्थाएं, जो इतनी इंडस्ट्रियां हैं, उनको प्रेरित करके उनको आगे लाके ऐसे प्लांट क्यों नहीं लगवाए जा रहे हैं कि जो गोबर से और गौमूत्र से ऐसे प्रोडक्ट बना सके जो इस पूरे मानव समाज के नहीं बल्कि पूरी सृष्टि के लिए फायदेमंद है। गोबर से या गौमूत्र से आप खाद बनाएंगे तो इससे बेहतर कोई खाद ही नहीं है। गौमूत्र कई दवाओं में काम आता है। गोबर के आप कंडे बनाने के साथ साथ चिताओं जलाने के लिए लट्ठे भी बना सकते हैं और भी कई ऐसे आइटम हैं। ईंटें बना सकते हैं। अभी एक जगह यहाँ पर ऐसा ईंट बन रही है, गोबर को प्रोसेस करके थोड़ा सा गोबर की ईंटें बनाई जा रही। जैसे आप भट्टे में आप मिट्टी की ईंटें देखते हैं जिनसे आप घर में बनाते हैं, घर बनाते हैं अपना, मिट्टी की ईंट भट्टों में तपाकर जो ईंट बनती है, भट्टा उद्योग कहते हैं, ईंट उद्योग कहते हैं। तो इसी तरह से अब कुछ वैज्ञानिकों ने ऐसा खोज कर ली है कि गोबर से वो प्रोसेस करके उसकी ऐसी ईंट बना दे रहे हैं, गोबर की ईंट, जो उस मिट्टी वाली ईंट से 100 गुना बढ़िया है। और इतनी बढ़िया है, इतनी कि आपके घरों में ना तो हीट का असर होगा, ना ठंड का असर होगा, मतलब ना गर्मी का ना सर्दी का। गर्मी में आपको एसी लगाने की ज़रूरत नहीं है और सर्दी में आपको हीटर लगाने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी वो इतनी सस्ती भी है कि उसके मुकाबले सस्ती पड़ेगी। मजबूती की अगर बात करें तो उन ईंटों से बहुत मजबूत है। ड्यूरेबिलिटी की बात करें कि अवधि कितना उसका वो रहेगा, उसका टाइम पीरियड कितना होता है कि कितने दिनों में वो ख़राब हो जाएगी। तो अगर ऐसी बात करें तो ये भी प्रकाश में आया है। उन लोगों का ये कहना है कि ये ईंट जो भट्टे वाली ईंट है उससे कम से कम 5-6 गुना ज़्यादा लंबे समय तक खराब नहीं होगी। तो हमें प्रशासन को, शासन को इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए कि ऐसे लोगों को लागे आए, ऐसे पैसे वालों को आगे लाएं कि वो गोबर और गौमूत्र के प्रोडक्ट बनाने वाली इंडस्ट्री तैयार करें और जो गोबर से ईंटें बनेंगी उनकी मार्केटिंग कराई जाए। वो घरों में लगे, वो बिल्डिंग में लगे, कमर्शियल बने या रेजिडेंशियल बिल्डिंग बने। और इस गोबर से ईंटें बनाने के लिए या गौमूत्र से दवाई या जो भी इसका प्रोसेस करके पंचगव्य करके, जैसे एक शब्द आता है पंचगव्य, उसमें भी इसका बहुत बड़ा योगदान होता है गौवंश का। तो पंचगव्य तैयार करने के लिए और ईंटें तैयार करने के लिए हमें ऐसी प्लांट लगाने की ज़रूरत है, ऐसी इंडस्ट्री लगाने की ज़रूरत है और उन इंडस्ट्रियों में गोबर और गौवंश की सप्लाई करने के लिए जगह जगह कलेक्शन सेंटर खोले जाएं। जब आप ग्राम पंचायतों में कलेक्शन सेंटर खोल देंगे और जितने भी गौवंश को पालने वाले लोग हैं, चाहे वो किसान हैं, चाहे मजदूर हैं, जितने भी पशुपालक हैं, सबको ये सूचित कर दिया जाए कि आप अपने गौवंश का गोबर और पेशाब यहाँ पर इस सेंटर पर बेच सकते हैं, इतने रुपए किलो या इतने रुपए लीटर। तो जब इसकी अहमियत समझ में आएगी कि हाँ गोबर हमारा 15 रुपए किलो बिक रहा है या पेशाब जो गौमूत्र है हमारा वो 25 या 30 रुपए लीटर बिक रहा है, तो उस दिन कोई भी व्यक्ति अपने गौवंश को, चाहे उसका नंदी है या नंदिया है, नंदी है या नंदिया मतलब सीधे शब्दों में, चाहे बछड़ा है या बछिया है, चाहे बैल है या सांड है या गाय है, कोई भी गौवंश फिर अपना गौवंश को छुट्टा नहीं करेगा, घर से नहीं निकालेगा, भटकने के लिए मजबूर नहीं करेगा, वो जंगलों में नहीं जाएगा, वो सड़कों पे आवारा छुट्टा नहीं घूमेगा,
वो दर दर की ठोकरें नहीं खाएगा, वो भूखा प्यासा तड़प के जंगलों में नहीं मरेगा, वो उनके घरों में की शोभा बढ़ाएगा और उसी गोबर से और पेशाब से वो जो पशुपालक उनको चारे की व्यवस्था करेंगे वो उसी पैसे से उसका भी पेट भर जाएगा और जो पैसा बचेगा उस परिवार को भी सहायता देगा। वो आर्थिक सहायता में उस समय अगर हम बात करें, एक कुछ लोगों ने इस पे आकलन करके बताया है कि एक जो गौवंश है वो करीब 150 से 200 रुपये प्रतिदिन का प्रॉफिट दे सकता है अगर उसके गोबर को और पेशाब को सही ढंग से इस्तेमाल करके उसकी सेल कर दी जाए या बेच दिया जाए। तो आप अंदाज़ा लगाइए, अगर कोई गौवंश एक दिन में 200 रुपये का फ़ायदा पहुंचा रहा है तो 75 रुपये तो मात्र उसकी उसमें खुराक में आ रहा है, बाकी का पैसा 125 रुपये तो किसान के या पशुपालक के काम ही आना है। तो बस ऐसी जागरूकता और ऐसी प्लानिंग, ऐसे प्रोजेक्ट हमें लाने की ज़रूरत है। जिस दिन हमारी सरकार, हमारा शासन, हमारा प्रशासन इस काम को कर लेगा उस दिन ये गौवंश की जो समस्या आप देख रहे हैं ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। और इस काम में सिर्फ सरकार नहीं, सरकार के साथ सरकार जो अपने करने का काम है वो करें, लेकिन जो इंडस्ट्रियल लोग हैं, जो पैसे वाले, वो ऐसी इंडस्ट्री लगाए और ऐसी इस तरफ ध्यान दें, इस तरफ मार्केटिंग करें। और ये सब के लिए, प्रकृति के लिए सबसे बड़ी जो खास अहम बात ये है कि प्रकृति का के लिए तोहफा होगा। और इस प्रकृति में सिर्फ ये मानव समाज नहीं बल्कि सभी प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, पेड़ पौधे, पशु पक्षी सब रहते हैं। आज हम इतने बीमार हो रहे हैं, सब कुछ हो, इतनी अच्छी फसल होने, पहले गन्ना 1 बीघे में 25-30 कुंटल बामुश्किल निकलता है, तो बहुत निकल गया 40 कुंटल, आज 80 कुंटल 90 कुंटल 1 बीघा में गन्ना निकल रहा है। किस वजह से? सिर्फ यूरिया धकापेल करके, यूरिया डीएपी धक इतना चला, इतना बढ़ाते जा रहे हैं और फिर उसमें उसकी ग्रोथ तो बहुत हो रही है, गन्ने की वजन भी बहुत बढ़ रहा है और रोग भी बहुत आ रहे हैं। रोग से बचाने के लिए 2-2 हज़ार रुपये की एक छोटी सी डब्बी कोरोजन की लगाई जा रही है। और कोरोजन के अलावा और जाने कितनी ऐसी जहरीले पदार्थ हैं जो उसमें गन्ने पे या और अलग अलग जो फसलें हैं, चाहे वो फलों है चाहे सब्जियां हैं, सब में बैंगन को पैदा करने के लिए, बैंगन को बाजार में बेचने की, जो सुंदर बैंगन आप बाजार से खरीद कर खा रहे हैं उसमें हफ्ते में कम से कम 2 बार कीटनाशक छिड़कना पड़ता है। और वो कीटनाशक जब फलों पे जाएगा, फूल पे जाएगा, पत्तियों पे जाएगा, जड़ों में जाएगा तो वो उसके अंदर आएगा, सब्जी में आएगा। सब्जी में से आप उस कीटनाशक को, उस रासायनिक को, उस केमिकल को अलग नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास कोई ऐसी लैब नहीं, कोई प्रोसेस नहीं, आप बस काट के लाते हैं, धो के काट के बना के खा लेते हैं। और इस प्रक्रिया से कभी भी केमिकल अलग नहीं होता, जो फल में या सब्जी में अंदर उसमें कण कण में बस गया। जैसे इंसान की कोशिका में कोई भी चीज़ ग्लूकोज या कुछ भी चला जाता है, ऐसी वो जहरीला केमिकल उसकी हर कोशिका में चला जाता है। तो इस तरह से अगर हमें अपने आप को बचाना है, अपनी प्रकृति को बचाना, अपने समाज को बचाना है, अपने देश को बचाना है, तो हमें ऐसे तरीकों को अपनाना है। तो नमस्कार, जय हिंद।